नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट के इस खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हमारे विशेष वरिष्ठ पत्रकार बंधु हमारे साथ जुड़ते हैं। आज की इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एसएन द्विवेदी जी। एसएन द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद जी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत उनसे ही करते हैं। जानते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या इस समय है गर्मा गर्मी है। जी, बिहार चुनाव को लेकर इसके पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, स्क्रूटनी हो रही है और 12 तक नाम वापसी की डेट तिथि तय है, 12 अक्टूबर। इस बीच बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर ये आई कि वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री रहे रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। रामविलास पासवान बिहार के एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार के दलित वर्ग को लंबे समय तक प्रतिनिधित्व दिया। अभी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे चिराग पासवान हैं। उनकी मृत्यु को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने अपनी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। चूंकि अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बात को लेकर रामविलास पासवान जी की मृत्यु कितनी होने के बाद लोजपा कितनी इफेक्टिव रहेगी, कितना उनका प्रभाव रहेगा, क्या उनकी मृत्यु से उनको फायदा मिलेगा, इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है। खास करके इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा है कि अब चूंकि केंद्र में रामविलास पासवान मंत्री रहे हैं, तो उनका जब नरेंद्र मोदी जी या फिर कोई राष्ट्रीय नेता भाजपा के जब चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, तो क्या वो रामविलास पासवान जी को याद करेंगे। और जबकि ऐसा है कि लोजपा ने ज़्यादातर कैंडिडेट जदयू के खिलाफ खड़ा किए हैं, तो जदयू की भी एक उत्सुकता है कि ऐसे में प्रधानमंत्री या फिर भाजपा के राष्ट्रीय नेता इस चीज़ को किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, किस तरह से अपनी बात रखेंगे। रामविलास पासवान चूँकि अभी अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब उनकी मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की और ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रामविलास पासवान जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसे में जब सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहा है कि जब चुनावी रैलियां होंगी, जब अपने अपने पक्ष विधानसभा में रखे जाएंगे, तो क्या लोजपा के खिलाफ और रामविलास पासवान की पार्टी रही है तो उसके खिलाफ प्रधानमंत्री कितना बोलेंगे। दूसरा सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो एक सवाल है रालोसपा और ओवैसी के गठबंधन को लेकर। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों हम रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएं, जबकि उन्होंने ओवैसी की भाषा और बाकी चीज़ों से लोगों को परहेज बराबर रहता है। ऐसे में उनके साथ क्यों जाएं, उनके लिए वोट क्यों करें। तो एक बड़ा सवाल कई लोग जो बिहार के वोटर हैं वो सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ओवैसी के आने से कांग्रेस और राजद के वोट बैंक में कुछ बदलाव आएगा। क्या मुसलमान ओवैसी को वोट करेंगे या फिर राजद और कांग्रेस को वोट करेंगे, जो कि बिहार में लगातार वो करते आए हैं, बराबर करते आए हैं। बिहार में मुसलमान लगभग 16% के करीब हैं, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और इसको ध्यान में रखते हुए ओवैसी ने रालोसपा के साथ गठबंधन करके कई सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव की बात की जाए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है रोजगार के मुद्दे पर फिर से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश किया है। वहीं सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके लालू यादव के भ्रष्टाचार पर आरोप लगाया है और ये भी कहा है
कई लोगों का कहना था कि लालू यादव बाहर आएंगे तो राजद को फायदा मिलेगा। तो इस पर सवाल उठाते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगर लालू यादव के आने से फायदा मिलता तो फिर 2010 के चुनाव में, जबकि लालू यादव बिहार में ही थे, बाहर ही थे, राजद सिर्फ 22 सीट ही क्यों जीत पाई। तो ये सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर अभी चल रही। पहला सवाल मैं अनीता से करना चाहूंगा। अनीता जी, जो एक चर्चा चली, जो मनीष ने भी कहा कि ओवैसी की पार्टी को मुसलमान वोट देंगे या नहीं देंगे। मुस्लिम वोट का प्रतिशत ठीक ठाक है और वो निर्णायक भी साबित होता है, इसलिए राजद हो या जदयू हो या कोई भी दल हो, सिवाय भाजपा के, मुस्लिम वोटों पर दावेदारी किसी और की नहीं बनती है। तो मौजूदा समीकरण में आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा? ओवैसी को प्रेफर करेगा या जदयू को प्रेफर करेगा या राजद के पास बना रहेगा? देखिए, बिहार के मुसलमानों की अगर बात करें तो बिहार के मुसलमान आप देखेंगे कि वो इतने कट्टर नहीं होते हैं जितना कि बाकी जगहों का, उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों की देखी जाए। बिहार में हिंदू मुस्लिम समुदाय को लेकर के वो जो मनभेद है वो नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि देश का कोई भी मुसलमान जो है, जब बात बीजेपी की आती है तो वहां कहीं ना कहीं वो बिदका हुआ नजर आता है। वो किसी भी हाल में बीजेपी के उस केसरिया रंग को एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होता है। तो ये शायद यहाँ भी बिहार में भी देखने को मिलेगा। बात रही कि इसमें ओवैसी को कितना फायदा होने वाला है और बाकी पार्टियों को कितना घाटा होने वाला है, क्योंकि राजद की अगर बात करें तो राजद हमेशा से ही माई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर के चला है और बहुत अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो राजद के साथ मुसलमानों का होता है। लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने इस मुस्लिम वोट पे सेंध लगाया था और एक बड़ा तबका मुसलमानों का जो है वो कहीं ना कहीं वो जेडीयू के साथ आ गया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि लगातार 15 साल से नीतीश कुमार इस मुस्लिम वोट को अपनी तरफ झुकाए हुए वो जीतते आ रहे थे। पिछली बार जब इस तरह की कुछ आहट हुई नीतीश कुमार को कि शायद इससे उनका खेल खराब हो सकता है, तो उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव लाते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था और आरजेडी के साथ गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है कि आरजेडी का वो जो छिटका हुआ वोट है, कुछ परसेंट उसमें से जरूर आरजेडी के पास जाएगा, लेकिन नेतृत्व की कमी के वजह से शायद वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पाएगी आज आरजेडी, और इसकी वजह से एमआईएम को यहाँ पे फायदा जरूर होगा। और बात रही कि नीतीश कुमार की, तो कुछ ऐसे डेडिकेटेड मुस्लिम वोटर्स हैं जो हर हाल में जेडीयू पे बिलीव करते हैं। उनको विश्वास होता है कि चाहे किसी की भी सत्ता रहे, कोई नीतीश किसी के साथ भी रहे, लेकिन जब बात मुसलमानों के लिए काम करने की आएगी तो नीतीश कुमार जरूर काम करेंगे और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एक बड़ा तबका जो है वो छिटक के आरजेडी और एमआईएम के पास जाएगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश मुस्लिम वोट को लेकर के बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। उनके पास नील बटा सन्नाटा वाली स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे फायदा सिर्फ और सिर्फ ओवैसी को होने वाला है, क्योंकि जनाधार पहले से बिहार में जेडीयू और आरजेडी का मुस्लिम वोटर्स के साथ ऑलरेडी रहा है। ऐसे में एक नई नवेली जो आउटसाइडर पार्टी है, जो कि उपचुनाव में अपने किशनगंज सीट से अपनी किस्मत को आजमा चुकी है और वहां पे उन्होंने अपने सांसद को जिता चुकी है जो एमआईएम है, ओवैसी की पार्टी। तो जाहिर सी बात है इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो ओवैसी इस बात पे खासा ध्यान देंगे कि जो वोटर नीतीश से छिटके हैं वो आरजेडी में ना जाके, कांग्रेस में ना जाके, वो सीधे ओवैसी के पास आए। लेकिन बिहार का वोटर जो है वो ओवैसी को कितना तवज्जो देता है, क्योंकि वो कट्टरपंथी जो है वो बिहार के मुस्लिम वोटर्स में नहीं है, जो कि बाकी राज्यों में पाई जाती है। जी रवि जी, पिछले, जैसे अनीता ने भी कहा और ये देखने में भी आया कि किसी भी तरीके से मुसलमानों का विश्वास भाजपा पे नहीं बनता। लेकिन हम देखें पिछले नरेंद्र मोदी, जिनको वो अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानते हैं, कहीं ना कहीं जब उन्होंने विकास की योजनाएं जारी की तो उसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया और उन्होंने हमेशा 130 करोड़ भारतीय जनता की बात की। जो कुछ एक कानून भी बने, चाहे वो 3 तलाक से जुड़ा हुआ हो, उसमें भी उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को ही अच्छा करने का प्रयास किया। क्या आपको लगता है कि
जैसे अनीता भी कह रही है कि बिहार का जो मुस्लिम वोटर है वो उतना कट्टर नहीं है, कहीं ना कहीं विकास के लिए उसके लिए जो हुआ है भाजपा ने किया है, जो नरेंद्र मोदी ने किया है, बिना ये सब कुछ जानते समझते कि मुसलमान उनके साथ नहीं है, फिर भी उनके विकास के लिए काम किया है। और अभी तक मुसलमानों को लोगों ने ठगा ही है वोट बैंक बनाकर। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ मुस्लिम वोटों की स्थिति बदलेगी? देखिए, मुझे लगता है न केवल बिहार में बल्कि 2014 और 2019, देखिए 2014 नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने का एक आधार वर्ष था, और उसके बाद 5 साल बाद 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें भी हमने देखा कि मुस्लिम वोट्स में, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी पार्टी के तौर पर समाज में माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें भी पारंपरिक रूप से हम देखते हैं तो ज्यादातर हिंदुओं की बात होती है, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के अलावा दूसरे जो धर्मों के वोटर हैं उनके खिलाफ माहौल बनाने का कभी नकारात्मक प्रयास नहीं किया है, ये तो आप मानते हो। राम मंदिर हिंदुओं का बहुत पुराना 500 वर्ष पुराना एक विवाद था जिसका हल होना चाहिए था, वो हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की खूबसूरती मुझे लगता है ये है कि वो हिंदुओं की बात करते हैं लेकिन बाकी जो धर्म है उनके प्रति नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास, सियासी प्रयास भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और जाहिर है कि ऐसे में जब 2019 में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा जनाधार देश ने दिया, और अगर इसको खुर्दबीन लेके, कोई दूरबीन लेके उस जनादेश को की पड़ताल अगर हम करेंगे तो जाहिर है कि मुस्लिम वोट जो आमतौर पर ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में नहीं गिरता, उसमें इजाफा ही हुआ। और नरेंद्र मोदी की जो कट्टरवादी छवि मुस्लिम कट्टरवादी संगठनों ने जिस तरह से बनाने का प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने, मुस्लिम समाज ने जब धरातल पर नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज देखे, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में, और खासतौर पर 3 तलाक जैसा जो कानून बनाया उस पर भी जो मुस्लिम कट्टरपंथी संस्थान हैं उन्होंने बहुत विरोध करने का प्रयास किया। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ये समझाने में मुस्लिम समाज के कमजोर तबके को और खासकर महिलाओं को कामयाब रही है कि हमने ये कानून कोई थोपा नहीं है, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये कानून बनाने का निर्देश दिया। एक तो बात ये रही। दूसरी बात, 3 तलाक के खिलाफ जो कानून आया उसके बाद जो बेसिर पैर के 3 तलाक के, देखिए मुस्लिम जो शरीयत है उसमें 3 तलाक की बाकायदा व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि 3 तलाक की व्यवस्था मुस्लिम समाज में नहीं है, लेकिन वो एक बार में जो 3 तलाक बोला जाता था, जो मोबाइल पे वीडियो कॉल करके 3 तलाक बोल दिया जाता था, जो चिट्ठी में टेलीग्राम में जो 3 तलाक लिख करके बोल दिया जाता था, इस तरह की जो एक दकियानुसी परंपरा थी जिससे मुस्लिम समुदाय की बहुत सारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा पीड़ित थीं, उस कलंक को दूर करने का जब केंद्र सरकार ने प्रयास किया है तो पुरुषवादी मुस्लिम जो कट्टरपंथ है उसने हालांकि बहुत प्रयास किया कि महिलाओं को भी बरगलाया जाए कि ये उनकी धार्मिक पहचान के खिलाफ है, लेकिन मैं भी बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाओं को जानता हूं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों से इस बीच मेरा भी संवाद हुआ है। तो मुस्लिम महिलाएं, ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार के इस फैसले के पक्ष में हैं, लिहाजा वे घर में तमाम पाबंदियों के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट अब देने लगी हैं। इसमें हमें सहज रूप से, सामाजिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो आपने मुस्लिम समुदाय के बिहार के संदर्भ में बंटने की बात की, तो अनीता जी ने भी एक बड़ी सटीक सी व्याख्या की, लेकिन कांग्रेस का नाम आप भी भूल गए और अनीता जी भी भूल गई, जबकि तथ्य ये है कि पिछले चुनाव में जो सर्वाधिक अगर प्रतिशत की बात करें तो मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के ही जीतकर विधानसभा में आए थे। तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी यकीनन मुस्लिमों का जो खासतौर पर जो ध्रुवीकृत जो वोट है, हिंदूवादी राजनीति का सियासत करने का जो आरोप एक पक्ष लगाता है, उस आरोप की सद में आकर जो प्रभावित वोटर होता है, यकीनन वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ
थोड़ा बहुत ध्रुवीकृत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर मुझे लगता है जिस तरह से हम विपक्षी खेमे में बंटवारा देख रहे हैं, बिखराव देख रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट काफी बटेगा और उतना निर्णायक 2015 जितना निर्णायक इस अंतर क्या कहें कि अंतर्मन के जो 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 बंटवारे हो जाएंगे मुस्लिम वोटरों के, और उस वजह से उतना प्रभावी मुझे लगता नहीं है कि वो नतीजों में साबित होगा। देखिए, एमवाई समीकरण हम जानते हैं कि लालू यादव ने पूरे 15 साल सफल एमवाई समीकरण का, सफल सामाजिक सियासत का जो प्रयोग किया था, सफल रहा उनके लिए। और इसके बाद अब लेकिन इस बार हम देख रहे हैं तो आरजेडी के साथ बहुत ज्यादा विपक्षी एकता नहीं है। और दूसरा क्या है कि जनता दल यूनाइटेड ने भी पिछले 15 वर्षों में जो यहाँ बिहार में काम किए हैं, उस हिसाब से नीतीश कुमार ने भी मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुस्लिम मतदाता भले ही, जैसा मनीष कह रहे थे, एक अच्छी खासी वोटों की तादाद बिहार में है, 15-16% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन अगर वो बढ़ जाएंगे तो कुछ सीटों पर जरूर उनका निर्णायक भूमिका साबित होगी। लेकिन अंततः सरकार के लिए या सत्ता पक्ष के लिए, मैं चुनाव बाद की बात कर रहा हूं, जो समीकरण बनेगा सत्ता पक्ष के लिए, उसमें शायद मुस्लिम मतदाता उतनी निर्णायक भूमिका निभाते हुए हमें जमीन पर नजर ना आए। जी द्विवेदी जी, एक सवाल उठता है कि 3 तलाक का मुद्दा हो या धारा 370 हो, सीए एनआरसी हो, इसको लेकर एक पूरे देश में एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया वामपंथियों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कहीं ना कहीं एक्सपोज तो हुआ, लेकिन उसका असर ये देखने को मिला कि दिल्ली में शाहीन बाग जैसी घटना हुई, वहां सड़कों पर कब्जा हुआ, फिर दिल्ली में दंगे हुए, बेंगलोर में दंगे हुए, अभी हाथरस के दंगों में भी, हाथरस को दंगों में धकेलने के लिए भी पीएफआई जैसे समीकरणों का, संस्थाओं का हाथ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे ये जानना और समझना चाहता हूँ कि एक तरीके से देखा जाए तो जो विपक्ष की राजनीति है वो टोटल एक्सपोज्ड है। उनका एकमात्र कारण है कि भाजपा को के लिए प्रति मुसलमानों को डराओ और वोट हासिल करो। तो किस प्रकार, अगर इस तरीके का कैंपेन अगर विपक्ष चलाता है तो क्या हिंदू वोट संगठित होकर भाजपा और जदयू के पक्ष में नहीं जाएगा? बिल्कुल अतुल जी, मैं आप एक और मुद्दा जोड़ना चाहूंगा। जैसे हम सीए आपने बात की, आपने एनआरसी की बात की, आपने 3 तलाक की बात की, एक बहुत ही ताजा मुद्दा हम लोग के ध्यान से उतर गया, जो कि एक अंडर करंट के रूप में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो है राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर का भी शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री ने, और उस मुद्दे को लेके अभी जो ताजा स्थिति है वो एक अंडर करंट की स्थिति है। मुसलमान वर्ग उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ये हर आदमी जानता है कि उसके सेंटिमेंटल मुद्दा था या उसको राजनीतिक मुद्दा आप जो भी कहें, एक मुद्दा जरूर था। लेकिन अभी जो स्थिति है ताजा वोट बैंक की, अगर ताजा मतदान की अगर हम बात करें, तो यहाँ जो स्थिति देखी जा रही है, या जो बिहार में या दूसरे प्रदेशों में जो स्थिति रहती है मुस्लिम वोट बैंक को लेके, ये बड़ी खास है कि इनका वोटिंग पैटर्न होता है। उनका पैटर्न सीधा है, जहां पे बीजेपी के प्रत्याशी को कौन सा प्रत्याशी हरा रहा है, ये उसको वोट करते हैं। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, मैं अपने पूर्व वक्ताओं की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उसको वोट करेगा जो बीजेपी कैंडिडेट को हराने की स्थिति में होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो एलजेपी की स्थिति है। लोक जनशक्ति पार्टी हर उस सीट पर लड़ रही है जहां पे की जेडीयू का प्रत्याशी खड़ा हुआ है। तो वो जो स्थिति है उसको देखना है कि आखिर वो जो मुस्लिम वोट बैंक है, परंपरागत रूप से बिहार के अंदर मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी का है, लालू प्रसाद यादव का है, एमवाई समीकरण का वोट बैंक है वो। लेकिन थोड़ी सी सेंध इसमें पिछले बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने यहाँ लगाई जरूर है, लेकिन ओवैसी की पार्टी का उतना कोई जरूरी है, उतना कोई मजबूत जनाधार नहीं है। वो एक पॉकेट की पार्टी है, पॉकेट में उसको मान सकते हैं, पॉकेट में उसका कुछ अपना वोट बैंक के ऊपर असर डाल सकती है, पूरे में असर नहीं डालेगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुस्लिम जो वोट बैंक है, जो उसको जो तमाम इश्यूज हुए हैं वो किस तरह से बढ़ते हैं, या फिर वो एकजुट होकर फिर से एमवाई समीकरण के लिए काम करते हैं, ये देखना बड़ा जरूरी होगा। अतुल जी, अभी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अतुल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा कि आपने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग का जिक्र किया, और देश के कई और हिस्सों में
आंदोलन, धरने प्रदर्शन और माहौल बिगाड़ने की प्रयासों का जिक्र किया। लेकिन अगर हम बिहार में देखें तो मुझे जो अनीता जी ने पहले कहा था कि बिहार का मुस्लिम समुदाय उतना कट्टर नहीं है, उनके इस ऑब्जर्वेशन की रोशनी में ये जरूर देखना उल्लेखनीय होगा कि सीईए और एनआरसी जैसे मसलों के विरोध में बिहार में कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। जो शेष हिंदी भाषी प्रदेशों में जिस तरह से हो हल्ला हुआ, तो बिहार का मुसलमान समुदाय इस तरह से कट्टर सोच के साथ सड़कों पर नहीं उतरा। लेकिन फिर वही बात है कि वो अलग मामला था। लेकिन जब मुस्लिम समुदाय यहाँ पर अब 28 तारीख को पहले चरण में, इसके बाद 2 चरणों में और मतदान के लिए बाहर निकलेगा तो वो क्या तेवर दिखाता है। लेकिन सामाजिक रूप से तो ये बात बिल्कुल सही है कि सीए के समय, जिस समय पूरे देश और विदेश के मीडिया शाहीन बाग को दिल्ली के लेकर बड़े बेचैन थे और जो वामपंथी सोच के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि दिल्ली और पूरे देश का माहौल सीए से बिगड़ गया, उस समय बिहार का मुस्लिम बिल्कुल आश्वस्त बैठा हुआ था, बिल्कुल संतुष्ट बैठा हुआ था। उसने केंद्र सरकार के उस कानून के प्रति कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल मामूली भी नहीं, कोई ऐसा उल्लेखनीय विरोध दर्ज ही नहीं कराया था। इसका संज्ञान भी हमें रखना चाहिए। अनीता आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मेरा कहना यह है कि देखिए, मुस्लिम समुदाय के वोटर्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं एक उदासीनता भी आ गई है, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी को हराने के लिए अभी कोई स्ट्रॉन्ग विपक्ष जो है वो खड़ा नहीं हुआ। बहुत उम्मीदें थी उनको कि शायद इस बार कुछ बदलाव आएगा, शाहीन बाग कुछ बदलाव लाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। तो जाहिर सी बात है, एक प्रोग्रेस, एक संतुलन और एक शांति वाला माहौल हर एक परिवार को चाहिए होता है, हर एक समाज को चाहिए होता है, हर एक मोहल्ले को चाहिए होता है। और बच्चे के लिए जो एक व्यवस्थित व्यवस्था है उसका भागीदार हर कोई बनना चाहता है। तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय के पास जो कि नाराजगी जरूर है बीजेपी को लेकर के, ऐसा उनको लगता है कि वो उपेक्षित रहते हैं इस सरकार से। जो भगवा का रंग है वो कहीं ना कहीं हरे रंग को वो तवज्जो नहीं देता है जिनकी उनको आदत पड़ चुकी है। लेकिन ये बात भी सही है कि इस उदासीनता के बीच में उनके पास विकल्प नहीं है। विकल्प के तौर पे वो जब आरजेडी की तरफ अपना मुंह उठा के देखते हैं तो बिल्कुल नगण्य साबित होता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव को उनके एक केस में जमानत मिल चुका है और वो बेल पे बाहर आ सकते हैं, लेकिन बाकी और कई केसेस हैं जिनमें उनको बेल लेना बाकी है। देखना ये होगा कि अगर इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले वो बाहर आते हैं तो किन शर्तों के साथ वो बाहर आते हैं, पहली बात। लेकिन वो आकर भी शायद बहुत कमाल नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बिहार के वोटर्स को पता है कि सत्ता में परिवर्तन नहीं होना है, हम चाहे जितनी कोशिशें कर ले। तो ऐसे में जो वहां के मुस्लिम वोटर्स हैं वो जरूर देखेंगे कि आखिर मेरे इलाके में जहां पे मैं प्रभावी तरीके से अपना वोटिंग करूंगा तो वो वोट जो है कहीं ना कहीं एक मायने रखता है। एक विधायक को और एक सांसद को खड़ा करने के लिए उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। तो ऐसे में वो जरूर देखेगा कि किसको देना चाहिए कि मेरे क्षेत्र का विकास जो है उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचे और वो सुचारू रूप से चलता रहे। जी बिल्कुल। और मेरा मानना ये भी है अनीता जी की खुद लालू की पार्टी ने पोस्टर्स से उनके और राबड़ी के चेहरे हटा दिए हैं। जब पार्टी ही स्वीकार कर रही है कि वो वोट जिताऊ आदमी नहीं है तो वो जेल से बाहर आकर भी क्या करेंगे? मुझे लगता है कि ईश्वर उनकी इज्जत उसी में बचाए कि वो जेल में ही रहे। अगर पार्टी हारती है तो कम से कम वो ये तो तसल्ली कर सकते हैं कि अगर मैं बाहर होता तो स्थिति बदलती। लेकिन इस सच को स्वीकार करना होगा हमें कि राजद ने एक नए नेतृत्व की बात करते हुए लालू राबड़ी का चेहरा पोस्टर से हटा दिया है। इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। खैर, बात हो रही थी बिहार के मुस्लिम मतदाताओं की, उनके ऊपर पर्याप्त जिम्मेदारी है, वो उदासीन है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको जो भीख के टुकड़े मिलते थे पिछले 70 सालों में वो अब नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक जो सामग्रिक विकास होना चाहिए समुदाय का, उनकी कम्युनिटी का, वो हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो देश का हिस्सा है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, जो प्रधानमंत्री की सोच है वो सबके विकास की बात कर रहे। तो अगर पहली बार उनको ये मौका मिल रहा है कि वो आगे बढ़े, आगे खड़े होकर समाज के और वर्गों के साथ खड़े हों, अपने आप को अलग थलग दिखाने की कोशिश ना करें,
जो पिछले 70 सालों में उनके आगे भीख के टुकड़े डाले गए थे, उनको वो अपना हक ना मान लें, वो उनका हक नहीं था, वो उनको खैरात थी, इसलिए वो 70 सालों से वहां थे जहां पर वो कुछ सभ्य समाज नहीं रहता। कांग्रेस के एक पीएम ने तो टिप्पणी भी की थी, एक बड़े वरिष्ठ नेता ने, कि अगर वो नाली में पड़े हुए हैं तो नाली में पड़े रहने दो, उनको उठाने की जरूरत क्या है। खैर, आपसे ये उम्मीद है, बिहार के तमाम मतदाताओं से उम्मीद है कि एक अच्छी सरकार को चुनेंगे आप, जो राज्य का विकास करे। राज्य का विकास होगा, आपका विकास होगा, देश का विकास होगा, और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां आपके लिए आभारी रहेंगी, शुक्रगुजार रहेंगी कि आपने एक अच्छा नेतृत्व चुना। जो भी नेता आप चुने, आप अपना लाभ हानि सोच कर चुने, और व्यक्तिगत ना सोचें, आप अपने क्षेत्र का विकास सोचें, राज्य का विकास सोचें, इसी में सबका विकास है। बिहार अपडेट में बड़ी खबर में चर्चा में बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप भी अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। biharupdate@gmail.com पे आप हमें मेल करें, गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें बिहार अपडेट का, उसके माध्यम से आप हम तक पहुंचे। और माई कैंडिडेट माई चॉइस biharupdate.com पर जाकर उसे क्लिक कर अपना पसंद का उम्मीदवार बताना ना भूलें। हो सकता है आपकी पसंद क्षेत्र की पसंद हो, और फिर वो आपके विकास के लिए काम कर सके। चर्चा में बने रहने के लिए रवि जी, द्विवेदी जी, अनीता जी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद।